नमस्कार, आप देख रहे हो हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। वक्त हो चला है 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का। जो बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि से मिलेंगे भारतीय विदेश मंत्री कैथरीन ताई से डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे मुलाकात। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। तो ये पहली और बड़ी खबर, जो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि से मिलेंगे भारतीय विदेश मंत्री। तो ये आपको बता दें कि कैथरीन ताई से डॉक्टर एस जयशंकर मुलाकात करेंगे और दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि से मिलेंगे भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। तो ये आपको बता दें कि कैथरीन ताई से डॉक्टर एस जयशंकर कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत भी करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर कैथरीन ताई से करेंगे मुलाकात। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे भारतीय विदेश मंत्री। आपको बता दें कि कैथरीन ताई से डॉक्टर एस जयशंकर इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। वही दूसरी और बड़ी खबर, आप पाकिस्तान के 23वें पीएम बने शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शहबाज शरीफ को दी बधाई। भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति स्थिरता चाहता है, ऐसा भी उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कहा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, आपको बता दें कि पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और आपको बता दें कि इस मौके पर पीएम मोदी ने भी शहबाज शरीफ को ट्वीट कर बधाई दी और साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बन चुके हैं शहबाज शरीफ। वही आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली और इसके बाद पीएम मोदी ने भी उन्हें ट्वीट कर इस मौके पर बधाई दी। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। तो पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको ट्वीट कर प्रधानमंत्री बनने के मौके पर बधाई दी और साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि भारत आतंक से मुक्ति चाहता है और स्थिरता चाहता है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। तो ये आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको इस मौके पर ट्वीट कर बधाई दी और साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। तो पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। तो आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर उनको ट्वीट कर बधाई दी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। 23वें प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। और तीसरी बड़ी खबर गुजरात से, आपको बता दें गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही शिक्षा परिसर का भी करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें कि जन सहायक ट्रस्ट के हीरामणि आरोग्य धाम का करेंगे भूमि पूजन और सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये उद्घाटन करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर रहेंगे, अन्नपूर्णा ट्रस्ट धाम का छात्रावास का करेंगे उद्घाटन। साथ ही शिक्षा परिसर का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये आपको बता दें कि जन सहायक ट्रस्ट के का भी उद्घाटन करेंगे और सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, आज गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि जहां अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास का उद्घाटन करेंगे, इसके अलावा शिक्षा परिसर का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वही आपको बता दें कि जन सहायक ट्रस्ट के हीरामणि आरोग्य धाम का करेंगे भूमि पूजन, सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। तो शिक्षा परिसर का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज गुजरात दौरे पर है। साथ ही आपको बता दें कि अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास का भी उद्घाटन करेंगे। वही चौथी और बड़ी जानकारी, दिल्ली से आजादी का अमृत महोत्सव सम्मेलन का उद्घाटन वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें कि 1 साल की वर्षगांठ के मौके पर होगा सम्मेलन और उपलब्धियों और सर्वोत्तम अभ्यासों पर होगी चर्चा, भविष्य की रणनीतियों पर भी किया जाएगा विचार। तो दिल्ली में आज आजादी का अमृत महोत्सव सम्मेलन का उद्घाटन होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और 1 साल की वर्षगांठ के मौके पर यह सम्मेलन होगा। आपको बता दें कि उपलब्धियों और सर्वोत्तम अभ्यासों पर इसमें चर्चा की जाएगी और भविष्य की रणनीतियों पर भी विचार किया जाएगा। तो दिल्ली में आज आपको बता दें कि जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे सम्मेलन का, वहीं आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि आज इस सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही आगे की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा और उपलब्धियों और सर्वोत्तम अभ्यासों पर इस सम्मेलन में चर्चा होगी और भविष्य की रणनीतियों पर भी विचार किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां आजादी का अमृत महोत्सव सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो साथ ही आपको बता दें कि इस आजादी का अमृत महोत्सव सम्मेलन में 1 साल की वर्षगांठ के मौके पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस सम्मेलन में उपलब्धियों और सर्वोत्तम अभ्यासों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही भविष्य की रणनीतियों पर भी विचार किया जाएगा। बढ़ते 5वीं खबर की ओर, 5वीं और बड़ी जानकारी, 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव है। वही आपको बता दें कि बंगाल की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, साथ ही छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार की 1-1 सीटों पर भी आज उपचुनाव है। 16 अप्रैल को इस उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, बंगाल की 2 सीटों पर हो रहा है उपचुनाव। तो ये आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार की 1-1 सीटों पर भी आज उपचुनाव है और इन उपचुनावों का नतीजा 16 अप्रैल को आएगा। तो बंगाल की 2 सीटों पर आज उपचुनाव हुआ है। तो 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव है और 16 अप्रैल को इन उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। वही बंगाल की 2 सीटों पर उपचुनाव, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार की 1-1 सीट पर भी आज उपचुनाव है। वहीं 16 अप्रैल को इन उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, आज बंगाल की 2 सीटों पर हो रहा है उपचुनाव। तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार की 1-1 सीटों पर भी आज उपचुनाव है और आपको बता दें कि 16 अप्रैल को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो एक बड़ी और अहम जानकारी, जहां लोकसभा की 1 और विधानसभा की 4 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। तो 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को इन उपचुनावों के नतीजे सामने आएंगे, जहां बंगाल की 2 सीटों पर और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार की 1-1 सीट पर आज उपचुनाव है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि उपचुनावों के नतीजे 16 अप्रैल को आएंगे। तो एक बड़ी और अहम जानकारी, जहां 1 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। तो वही 16 अप्रैल को इन उपचुनावों के नतीजे सामने आ जाएंगे। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि बंगाल की 2 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है, जबकि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार की 1-1 सीट पर उपचुनाव है। तो वही 16 अप्रैल को इन उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। बढ़ते 6वीं खबर की ओर, 6वीं और बड़ी जानकारी, यूपी विधानसभा परिसर चुनाव के नतीजे आएंगे। आज 27 सीटों पर शनिवार को हुआ था चुनाव। 98% से अधिक पड़े थे वोट। मतगणना केंद्र पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई थी। मतगणना केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बल भी तैनात था। तो आपको बता दें कि यूपी
विधान परिषद चुनाव के नतीजे आज आएंगे और 27 सीटों पर शनिवार को चुनाव हुआ था। तो वहीं आपको बता दें कि 98% से अधिक वोट इस चुनाव में पड़े थे और मतगणना केंद्र पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई थी और मतगणना केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बल भी तैनात था। तो आज यूपी विधान परिषद चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और 27 सीटों पर शनिवार को ये चुनाव हुए थे। तो 98% से अधिक इस चुनाव में वोट पड़े थे और साथ ही साथ सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा बल भी मतगणना केंद्र में तैनात था। बढ़ते साफी बड़ी खबर की ओर साफी और बड़ी जानकारी पंचकुला से जहां जेजेपी के सभी जिला अध्यक्षों की होगी बैठक। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो ये आपको बता दें कि पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये बैठक होगी। बड़ी और अहम जानकारी, जहां जेजेपी के सभी जिला अध्यक्षों की होगी बैठक। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और आपको बता दें कि जिला अध्यक्षों की ये बैठक पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में होगी और इस बैठक की अध्यक्षता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला करेंगे। तो पंचकुला में आज जेजेपी के सभी जिला अध्यक्षों की होगी बैठक। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो एक बड़ी और अहम जानकारी इस साइड से राजगुरु मार्केट में 5 दुकानों में लगी आग। रेस्टोरेंट राम चाट भंडार हुआ जलकर राख। 4 दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट के चलते ये हादसा हुआ था। तो वही कई दुकानों का सामान भी जलकर राख हुआ। तो हिसार की ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां राजगुरु मार्केट में 5 दुकानों में लगी आग। तो वही आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये हादसा हुआ, जहां राम चाट भंडार में ये आग लगी। तो वही आग लगने से राम चाट भंडार जलकर खाक हो गया। ऐसे में आगजनी में कई दुकानों का सामान भी जलकर खाक हो गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस से हम आपको बता रहे, जहां रेस्टोरेंट राम चाट भंडार में आग लगने से ये बड़ा हादसा हुआ है। वही आपको बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो नवी बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी, जहां हरियाणा में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए। तो 56 लोगों ने कोरोना को मात दिया और पिछले 24 घंटे में कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई है। हालांकि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.88% के पार पहुंच गया है। तो हरियाणा में कोरोना पर काबू होता नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56 लोगों ने कोरोना को मात दिया और 54 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.88% के पार पहुंच गया है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते खबरों की ओर, जहां हरियाणा कांग्रेस में आए दिन अंतर्कलह सामने आती ही रहती है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी से मुलाकात में कुमारी शैलजा ने प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की। तो वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी संगठन में बदलाव की मांग लगातार करते रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और अंतर्कलह की खबर वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो खबर सामने आई है उसने प्रदेश की सियासत में अप्रैल के महीने में ही जून जैसी गर्मी ला दी है। दरअसल खबर ये आ रही है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मुलाकात में हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की है। कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा इस बात से नाराज हैं कि उन्हें काम करने की पूरी आजादी नहीं मिल पा रही है। 2 साल में वो ठीक से संगठन भी खड़ा नहीं कर पाए। हालांकि कांग्रेस नेताओं की ओर से इस्तीफे की पेशकश की खबरों का खंडन किया जा रहा है। यहाँ पर एक और सवाल है मेरा आपसे। जिस तरह से लगातार अगर हम सत्ता पक्ष की बात कर ले तो सत्ता पक्ष का कहना है कि कुमारी शैलजा को और आपको एक साथ कभी मंच पर नहीं देखा गया है, और वहीं जैसे कि अभी सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि जो कुमारी शैलजा है वो अपना इस्तीफा पेश कर सकती हैं सोनिया गांधी से मिलकर। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कोई कुमारी शैलजा हो या और कोई भी कांग्रेस नेता हो, किसी से मेरा विरोध नहीं है। कई दफा हर जगह मंच पे तो कोई इकट्ठे होते नहीं है। जहाँ होना पड़ता है वहाँ होते हैं, जहाँ होना चाहिए। तो कोई बाकी
इस्तीफे की बात में वो मेरे इल्म में कुछ नहीं। जिस तरह से सर अभी जैसे कि हम देखें कि कांग्रेस के अंदर कई बार खबरें आ चुकी हैं कि आपसी मतभेद कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है, क्या सच्चाई है इस चीज में? ये तो आपकी है खबरें, आपकी बनाई हुई खबरें, और कुछ काम नहीं हो तो आपको यही खबरें बनाओगे। कोई मतभेद नहीं है। वहीं कांग्रेस के राजनीतिक विरोधियों को निशाना साधने का बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। सुनिए कैसे एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। इस सारी दुनिया में हलचल मची हुई है, तो कोई ऐसा देश नहीं जो प्रभावित ना हो, लेकिन इस संकट के समय में जो हमारा मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में उभर के आया है, सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और हमने अपने देश के हित के लिए जो अपनी नीति अपनाई है, ना हम अमेरिका के साथ हैं, ना हम रूस के साथ हैं, हम सिद्धांत के साथ हैं। और इस संकट के समय में जो सारी दुनिया में तहलका मचा हुआ था कोविड-19 की वजह से, फ्री वैक्सीन लगाई हमने। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की फाइल वो आपके अहमद पटेल निकलवा रहे हैं। फैसले सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी घर में बैठ के कर रहे हैं, तो कांग्रेस बंटाधार होगी। शैलजा ने जब से कांग्रेस संभाली, जीरो हो गई, कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। सर आपने बयान, अब ये सच है या झूठ, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन कुमारी शैलजा की जगह किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाना ही पार्टी हाईकमान के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि कुमारी शैलजा महिला है और दलित समाज से आती है। महिला और दलितों पर उनकी जबरदस्त पकड़ भी मानी जाती है। ऐसे में हाईकमान इनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगा। हालांकि जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता है कि पार्टी में जाटों की भागीदारी बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हरियाणा की सियासत में जाटों की अहम भूमिका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा संगठन में बदलाव की मांग लगातार कर रहे हैं। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व के लिए कोई भी फैसला लेना चुनौतीपूर्ण ही रहेगा। साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट गई है। वहीं कांग्रेस अभी अपनी अंतर कलह से ही बाहर नहीं निकल पा रही है। कांग्रेस जितना जल्दी इससे बाहर निकल जाए उसके लिए उतना ही बेहतर। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता अनिल गुप्ता उर्फ सीटू से निधन के शोक पर सीटू के निधन पर शोक व्यक्त किया। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोनीपत पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश की सरकार पर 334 यूपी पंजाब नेशनल हाईवे निर्माण कार्य को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोनीपत से होने वाले सड़क लोकार्पण समारोह में नहीं आना चाहिए था। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस सरकार ने नेशनल हाईवे बनाने की जरूरत को गलत ठहरा दिया था, उसी का उद्घाटन करने सीएम खुद पहुंचे थे, जो नैतिकता के आधार पर सही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने गडकरी जी के साथ मिलकर एक उद्घाटन किया नेशनल हाईवे का 334 बी नेशनल हाईवे, जो यूपी पंजाब बॉर्डर से और सोनीपत खरखोदा झज्जर होते हुए और लोहारू के रास्ते राजस्थान जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है, ये वही मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब जिन्होंने चिट्ठी लिखी। ये नेशनल हाईवे मैंने मंजूर कराया था 2013 में। उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया। जब मैंने दोबारा से प्रयास किया 2016-17 में काम शुरू कराने के लिए, ये उन्होंने चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इसको डिनोटिफाई किया जाए। मतलब ये नहीं कि भाई कोई नया काम कराओ, नेशनल हाईवे जो मंजूर करा दिया उस पर काम शुरू हो रहा था, काम शुरू होने के टेंडर होने के समय चिट्ठी लिख के कहा इसको डिनोटिफाई कराएं। ये सोचते इन लोग। तो मैं समझता हूँ कि नैतिकता के आधार पर, हालांकि गडकरी जी ने जब हम गए हमने पूरी पैरवी करी, वो भी इन्हीं के दल से हैं, उन्होंने इनकी मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानी। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को कम से कम खट्टर साहब को इस उद्घाटन में नहीं आना चाहिए था, इस उद्घाटन से दूर करना चाहिए था। ये मैं चिट्ठी आज सोनीपत के प्रेस वालों के साथ सार्वजनिक करना चाहता हूं। आप लोग इस बात को रखें लोगों के सामने। उनको नैतिकता के आधार पर आना ही नहीं चाहिए था उद्घाटन। महम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने गाड़िया लुहार समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2022 तक हर सिर पर पक्की छत हो, इसलिए जल्द ही सभी को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। वहीं जांगड़ा ने बताया कि 3 राज्यों के सांसद प्रधानमंत्री से मिले थे और महम के गाड़िया लुहारू को जल्द ही
हर सिर पर पक्की छत के तहत पक्के मकान दिए जाएंगे। देखिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने 3 स्टेटों के सांसदों को हमें बुलवाया था, जिनमें हरियाणा के भी हम सभी सांसद थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये निर्देश था सभी को कि हम 8 तारीख से लेके और 23 तारीख तक 15 दिन एक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएं और इसके लिए गरीब आदमियों के बीच में जाएं और बीच में जाके बैठ के उनके पास जाके उनकी एक एक समस्या के बारे में सुन के नोट करके उनके समाधान के लिए उसके लिए कार्रवाई करें। नारनौद में बिजली निगम के अनुबंधित कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और निगम अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। वही जिला प्रधान विकास बेनीवाल ने कहा कि उपमंडल अधिकारी की ओर से अनुबंधित कर्मचारियों को जानबूझकर गलत तरीके से तबादला कर बार बार परेशान किया जा रहा है, जिससे अनुबंधित कर्मचारियों में भारी रोष है। एक तो जो गलत तबादला हमारे कर्मचारी का किया है वो कैंसिल किया जाए, उसके साथ आगे से भी भविष्य में किसी अनुबंधित कर्मचारी का तबादला किसी गलत मंशा से, द्वेष भावना से या प्रताड़ित करने की भावना से अधिकारी द्वारा ना किया जाए। आगे क्या रहेगा? हाँ बोलो जी। 2 दिन हमने गेट मीटिंग के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया है, उसके बाद आज धरने में ये प्रदर्शन तब्दील किया है और आगे भी आंदोलन तेज होगा जब तक उपमंडल अधिकारी हमारी बातों को नहीं सुनते। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।